हेलो एवरीवन, दिस इज रोमिका भार्गव और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि आपका रहेगा डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का। इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक आज मैं आपको करवा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का। इससे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके की पॉइंट है कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि डायगोनलाइजेशन होता क्या है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आपको करवा देती हूँ कि अगर मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, मैं n बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख रही हूँ ए मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल कब बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डायगोनलाइजेबल है। अगर हमारे पास एक ऐसी पी मैट्रिक्स, मैं पी मैट्रिक्स यहाँ पर ले रही हूँ कि एक ऐसी मैट्रिक्स पी जो कि नॉन सिंगुलर, कि अगर आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर जाए नॉन सिंगुलर, तो मैं सीधा इस तरीके से नोटेशन देती हूँ कि एक पी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए, कि देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स पी जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि पी इनवर्स एपी जो है वो इक्वल्स टू डी आ जाए। और ये डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि एक मैट्रिक्स ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल कब बोलेंगे, अगर आपके पास एक ऐसा पी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए जो कि नॉन सिंगुलर है, और सच दैट आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि पी इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू में डी। डी क्या है, डी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हम बोलेंगे कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए है ये डायगोनलाइजेबल है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर मैं सीधा ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स डी के सिमिलर हो जाए, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स ए जो है वो सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, तो वो आपके पास मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है। सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी यही होती है कि हम दो, मैं यहाँ पर सिमिलर मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, तो मतलब सेम ही डेफिनेशन है। सिमिलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम ए मैट्रिक्स को, मान लीजिए ए मैट्रिक्स को हम बोल रहे हैं कि ए जो है वो सिमिलर टू बी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर बी मैट्रिक्स को बोल रही हूँ कि वो सिमिलर टू ए मैट्रिक्स बोलो, या ए टू बी, कि ए सिमिलर टू बी बोलो या बी सिमिलर टू ए बोलो, कि मैं बी मैट्रिक्स को बोल रही हूँ कि मैट्रिक्स ए के सिमिलर है, अगर आपके पास देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स पी जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि आपके पास पी इनवर्स ए पी जो है वो इक्वल टू बी आ जाए, ठीक है, पी इनवर्स ए पी जो है इक्वल्स टू बी आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो सिमिलर है मैट्रिक्स बी के, या बी सिमिलर है मैट्रिक्स ए के। वही सेम कंडीशन यहाँ पर लगती है, बस यहाँ पर ये आपके पास कोई भी एक जर्नल मैट्रिक्स होती है और यहाँ पर ये डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो हम बोल देते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बस यही आपके पास डेफिनेशन होती है। सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सेम है और यहाँ पर डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर पी इनवर्स ए पी जो है वो इक्वल टू डी होता है और यहाँ पर बी होता है, यानी कि जर्नल मैट्रिक्स होती है दोनों ए और बी, यहाँ पर ये इक्वल किसके आता है, डायगोनल मैट्रिक्स के आता है। और जब हम डायगोनलाइजेशन चेक करते हैं तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं वो और कुछ नहीं, ये जो मैट्रिक्स होती है इसकी आइगन वैल्यू ही होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ कि आखिर हम क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, इज डायगोनलाइजेबल। इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनलाइजेबल बोलेंगे, कि एक मैट्रिक्स है ए जो कि n बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम डायगोनलाइजेबल बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ, अगर वो मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने उसकी आइगन वैल्यू निकाल ली और सारी आइगन वैल्यू जो है वो आपकी डिस्टिंक्ट आ जाए, यानी कि अलग अलग आइगन वैल्यू आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, डायगोनलाइजेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया ए मैट्रिक्स, तो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाया 1 2 3 0 5 4 फिर 0 0 3, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना दिया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 5 और 3 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइगन वैल्यू है, ये क्या है, आइगन वैल्यूज है, और सारी डिस्टिंक्ट है, सारी अलग अलग आइगन वैल्यू है, तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है ये डायगोनलाइजेबल है इस फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है।
अगर यहाँ पर डिस्टिंक्ट ना आए, कोई दो आइगन वैल्यू सेम आ जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो हम फिर सेकंड यहाँ पर चेक करेंगे कि आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे, या फिर हम उनकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी या ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट अगर आपने पहले आइगन वैल्यू निकाली और सारी आइगन वैल्यू आपकी डिस्टिंक्ट आ जाती है, तो वो मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जैसे अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो हम क्या करते हैं, हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं, और हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जितने मैट्रिक्स का ऑर्डर होते हैं उतने ही आइगन वेक्टर अगर आपके पास आ जाते हैं, तो वो आपके पास क्या होती है, फिर हम बोल देते हैं कि वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। वही सेकंड पॉइंट है कि if it has n linearly independent eigenvector, यानी कि अगर आपके पास, मैं यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू अगर यहाँ पर लूँ, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, फिर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग और फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। हम इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो हम यहाँ पर बस आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आपकी नॉलेज के लिए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पार्ट 1 में लीनियर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको आइगन वेक्टर, क्योंकि आपका ऑप्शंस दिया हुआ था, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि आइगन वेक्टर किस तरीके से निकालते, तो वो मैंने आपको करवा रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, अलग अलग आइगन वेक्टर आ जाते हैं। अब आपको पता है अलग अलग आइगन वैल्यू है, तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग आपके आइगन वेक्टर भी आएंगे। तो यहाँ पर वो आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर इसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, तो वो आपके पास मैट्रिक्स ए जो है वो डायगोनलाइजेबल होती है। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, ये है आपके पास अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी। लैम्डा आई का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जैसे यहाँ पर 3 आपके पास आइगन वैल्यू आई है, तो यहाँ पर 1 जो आइगन वैल्यू है इसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि ये आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पर तो ये 1 टाइम ही है। तो अगर मैं 1 की अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी की बात करूँ तो 1 है, अगर 5 की बात करूँ तो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, और 3 की बात करूँ तो इसकी भी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो आपके पास क्या है, 1 है। अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आइगन वैल्यू आपके पास आती है वो कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे यहाँ पर कई बार होता है कि आइगन वैल्यू 1 दो बार आ जाती है, ठीक है, जैसे 5 यहाँ पर 2 टाइम आ जाती, तो वो आपके पास क्या हो जाती कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 5 दो बार आइगन वैल्यू आ जाती, तो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 5 क्या हो जाती, वहां पर आपके पास 2 हो जाती। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि जो भी आइगन वैल्यू आपके पास रिपीट होती है, ठीक है, जो भी आइगन वैल्यू आपके पास रिपीट होती है उसकी आपको नलिटी चेक करनी है। यहाँ पर n से मैं लिख रही हूँ, n आपको नलिटी चेक करनी है a माइनस में लैम्डा आई की। वही आपके पास जो नलिटी होती है वही ज्योमेट्रिक और मल्टीप्लिसिटी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, फिलहाल आप इतना यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स में अगर हम यहाँ पर जो आइगन वैल्यू निकालते हैं उनकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स हमने लिया है या जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो मैट्रिक्स हमारा डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं। ये रिमार्क्स क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये रिमार्क क्या कह रहा है कि इफ ए इज डायगोनलाइजेबल, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स अगर आपके पास डायगोनलाइजेबल है तो उसका इनवर्स निकालो, उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये आइडेंटिटी है, तो स्केलर के साथ एडिशन, और ये जो है वो आपके पास पॉलिनोमियल मैट्रिक्स ऑफ ए, ये भी आपके पास क्या होते हैं, डायगोनलाइजेबल होते हैं। तो ये सीधी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। उसके बाद में सेकंड ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है जो कि डायगोनलाइजेबल है, कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों डायगोनलाइजेबल है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप उन दोनों का एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो वो जरूरी नहीं आपके पास डायगोनलाइजेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इन जनरल हम नहीं कह सकते कि अगर ए और बी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो ये नहीं है आपका, मे नॉट बी ट्रू है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो उसका इनवर्स, उसका ट्रांसपोज, और अगर आपके पास यहाँ पर ये एडिशन आता है कि ए प्लस में सी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, वो आपके पास डायगोनलाइजेबल होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में आपको ये एक नोट दे रखा है, ये नोट भी आप देख लीजिए। इस नोट में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है जो कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो वो जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है वो आपके पास डायगोनलाइजेबल तभी होगी वो मैट्रिक्स क्या हो, नल मैट्रिक्स हो।
ठीक है। अगर वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है तो कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स तभी बनेगी जब वो मैट्रिक्स खुद क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है और उस मैट्रिक्स की आप आइगन वैल्यू निकालते हो और सारी आइगन वैल्यू आपकी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट्स में आ जाते हैं, प्योरली इमेजिनरी आ जाती है, प्योरली आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, तो आपके पास ए मैट्रिक्स जो होगा वो आपका डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और उस मैट्रिक्स की आपने आइगन वैल्यूज निकाली, सारी आइगन वैल्यू आपके पास प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं, यानी कि आयोटा में वैल्यू आ गई है, तो वो आपकी डायगोनलाइजेबल नहीं होंगी ओवर आर। ठीक है, ओवर आर डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दे रखा है कि जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है और जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है ये डायगोनलाइजेबल होती है ओवर एनी फील्ड। एनी फील्ड का मतलब क्या है कि रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो या फिर अदर हो, तो उनमें जो है वो आपके पास दोनों ही मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनलाइजेबल होती है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि मैं यहाँ पर ए स्क्वायर करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, और अगर मैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात करूं तो ए स्क्वायर करने पर मेरे पास यहाँ पर ए आई। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और ये आपके पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो टाइप होती है आपके पास, ये दोनों क्या होती है, कोई भी फील्ड हो सारी फील्ड में डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। कि अगर आपको पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स जो हो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो आपके पास डायगोनलाइजेबल होती है, आपको सीधा ही टिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब जो डायगोनल पर जो एंट्रीज है वही आपके पास आइगन वैल्यू है। तो यहाँ पर आपके पास आइगन वैल्यू क्या है, तो आइगन वैल्यू लैम्डा से मैं नोटेशन दे रही हूँ, तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 1। इसका मतलब यहाँ पर 1 आपका 2 टाइम रिपीट हुआ है, यानी कि यही आपके पास आइगन वैल्यू है। 1 आपका 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है इसकी वो क्या है, 2 है। यानी कि मैं अगर बात करूं अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी, मैं 1 यहाँ पर लिख देती हूँ 1 की, तो वो क्या है, 2 है। अब ये आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ से नहीं कह सकते कि ये आपके पास क्या है, डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, अगर ये सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ जाती, जैसे ये मेरे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसमें तीनों वैल्यू जो है आइगन वैल्यू है ये आपके पास लैम्डा, यानी कि 1 2 3 तीन वैल्यू आई है, तीनों डिस्टिंक्ट है, तो मतलब ये आपके पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, हमें नोट में आंसर देना है। ठीक है, तो ये डायगोनलाइजेबल है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी तो आपकी 1 की 2 आ गई, तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं। तो अब हम यहाँ पर इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आप उसी पर सारी चेक करने की जरूरत नहीं है, उसी पर चेक कर ली जहां पर आपके पास आइगन वैल्यू रिपीट हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, हम नलिटी निकालेंगे किसकी, a माइनस में लैम्डा, लैम्डा आई। इसका मतलब यहाँ पर लैम्डा क्या है, हम 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ही चेक करेंगे। तो मतलब आपके पास जो डायगोनल, ये आपके पास क्या होगा, जहां पर डायगोनल एंट्री से उसमें हम 1 माइनस कर देंगे, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 1, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 0, ये 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये आप तो 0 है ही, उसके बाद में 0 0 और 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पर R2 पर R2 माइनस R1 करेंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कितनी कितनी 0 रो है, तो जितनी 0 रो होती है वही आपके पास नलिटी होती है, तो 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने निकाली 1 की, वो हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गई। तो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसका मतलब ये भी हमारे पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जहां पर भी आपके पास आइगन वैल्यू रिपीट हो जाए तो उस पर आपको नलिटी चेक कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अभी मैंने आपको बताया कि जो रियल सिमेट्रिक सारी एंट्री रियल है, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, आपके पास डायगोनलाइजेबल होती है, तो ये आपके पास ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये सारी आइगन वैल्यूज है, तो ये आपके पास 1 है, 4 है, 6 है, सारी डिस्टिंक्ट है, तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास डायगोनलाइजेबल है। अगर मैं बात करूं ई ऑप्शन की, तो यहाँ पर वही सेम कि आपके पास जो आइगन वैल्यूज है वो आपके पास क्या है, 1 है, 1 है और 2 है।
तो यहाँ पर अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी अगर 1 की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 चेक कर लेती हूँ। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मैं निकालूंगी तो मुझे नलिटी निकालनी है किसकी, मुझे निकालनी है a माइनस में लैम्डा आई की। लैम्डा की जगह पर हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे डायगोनल से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 1 0, फिर ये 0 0 और 0, फिर यहाँ पर 0 0 1। अब यहाँ पर कोई भी आप ऑपरेशन लगा लो, आप इसको 0 नहीं बना सकते हो ना, आप इसको 0 बना सकते हैं, यानी कि कोई भी दो 0 रो नहीं बनेंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो जो 0 रो है वो सिर्फ एक है, तो मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है 1 की वो हमारे पास 1 आई है। क्या आई है 1 आई है। तो ये दोनों इक्वल नहीं आई कि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल नहीं आई, इसका मतलब हमारे पास ये जो है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं और मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर बता दिया है। अगर आपके पास डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगी तो आपको आइगन वैल्यू निकालनी आती है, आइगन वेक्टर भी मैंने आपको सिखा रखा है। और अगर इस टाइप से मैट्रिक्स आपको गिवन होगी तो ये सारी आपको प्रॉपर्टी पता ही है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो डायगोनल एंट्रीज ही आपके पास आइगन वैल्यू होती है। बाकी किस तरीके से आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करने के लिए आपको नलिटी निकालनी होती है, और अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जितनी बार रिपीट होती है आइगन वैल्यू वो ही उसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, यही आपका कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया है। होप सो कि आपको ये डायगोनलाइजेशन का जो टॉपिक है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।